तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए यहाँ में दो टर्म है भाई, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टर्म है। एक तो है भाई क्या है, इलेक्ट्रो है। इलेक्ट्रो का मतलब होगा यहाँ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, किससे होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री में क्या मतलब होगा भाई, केमिकल एनर्जी। देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टर्म है, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा केमिस्ट्री। और इलेक्ट्रो मतलब क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों एनर्जी है भाई, वो आपस में इंटर कन्वर्जन होती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्या ये अपने आप से कन्वर्ट होगी क्या? अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या भाई? नहीं होगा। ये जो कन्वर्जन होता है वो एक डिवाइस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है भाई? डिवाइस के थ्रू होता है। और वो डिवाइस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस डिवाइस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जो डील करता है भाई दो टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में डील करता है। और वो दो टाइप का एनर्जी कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वो एक डिवाइस के थ्रू होता है और उस डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी फर्दर दो प्रकार का होता है भाई। कितना प्रकार का होता है? दो टाइप्स का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या नाम बोलते हैं भाई? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, या इसका दूसरा नाम है वोलाटिक सेल। और हमारा जो दूसरा टाइप का होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार का होता है, गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, एक होता है गैल्वेनिक सेल, दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वोलेटिक सेल है। और दूसरा क्या हो जाता है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को, किसको भाई, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये इसका उल्टा काम करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करेगा बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, देखिए ये दोनों टॉपिक काफी लेंदी है। इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल पे 4 लेक्चर होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे 3 लेक्चर होगा। बाकी ये जो हमारा चैप्टर होगा बेसिकली वो 4 टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे ये पूरा चैप्टर को। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं, जो किस कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो भाई, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। जैसे मान लो मैं यहाँ में माइक लेके पढ़ा रहा हूँ भाई, और ये माइक में एक सेल लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है। और आप मुझे बताइए मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो उस समय बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। क्या हो रही है भाई, डिस्चार्ज हो रही है। तो कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? अरे भाई केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मान लो ये बैटरी मतलब डिस्चार्ज होते होते मान लो पूरा डिस्चार्ज हो गया भाई, तो क्या उसको फर्दर चार्ज करना पड़ेगा? भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, केमिकल एनर्जी। मैं बोल सकता हूँ कि जब भी बैटरी जब हम लोग चार्ज करते हैं तो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है। और वो एनर्जी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जब भी कोई भी बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्जिंग वाला क्या हो गया भाई, चार्जिंग वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें बैटरी चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है? चार्ज होती है। इसमें बैटरी क्या होती है भाई, चार्ज होती है। जब भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रही होती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा देखिए, जब बैटरी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, उसका अंदर में एक रिएक्शन होता है। उसका अंदर में ऑक्सीडेशन भी होता है और उसका अंदर में रिडक्शन भी होता है। उसके अंदर में एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए डिस्चार्जिंग हो रही है, मान लो बैटरी है भाई, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो बताइए वो अपने आप से हो रही है कि आप करा रहे हैं? अपने आप से हो रही है। तो क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है?
स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो प्रोसेस अपने आप से होता है, ऐसी टाइप की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब भी गैल्वेनिक सेल होता है भाई, इस गैल्वेनिक सेल में एक काम होती है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है भाई, यहाँ में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है भाई? स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। समझ पा रहे हैं क्या भाई? क्या होता है इसमें? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ में बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो होती है भाई, वो बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है? चार्ज होती है। चार्ज क्या अपने आप से हो जाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। क्या बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब ये रिएक्शन अपने आप से नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस या नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस? तो आप बोलेंगे यहाँ में नॉन स्पॉन्टेनियस क्या रिएक्शन हो रही होगी भाई? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी। मतलब उस बैटरी के अंदर में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और उसके अंदर में रिडक्शन भी हो रहा है। क्या आप समझ पाए? क्या सबसे पहले आपको लिखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जिसमें दो टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा केमिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्जन होती रहती है। और इंटर कन्वर्जन किसके थ्रू होती है बताइए? एक डिवाइस के थ्रू होती है। और उस डिवाइस का क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्दर दो प्रकार का होता है। एक का नाम क्या है बताइए? गैल्वेनिक या वोलेटिक सेल। दूसरा का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोलेटिक सेल वो कौन सा एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है भाई? वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक इसका उल्टा काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? जब भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, जब भी बैटरी को डिस्चार्ज करना है तो हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। और डिस्चार्ज हो रहा होता है, अपने आप से होता है, ऐसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। तो उसके अंदर में एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए, ये हमको पढ़ना है बहुत लास्ट में। आज हमारी जो टॉपिक है वो मतलब बेसिकली आपको ये सब जानना है। आज हम लोग शुरू करेंगे कंडक्टर से। पहले आप कॉपी कर लीजिए। क्या कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो क्या एक लाइन का डिफिनेशन लिख सकते हैं? ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जिसमें एनर्जी कन्वर्ट होते रहती है, इंटर कन्वर्ट होते रहती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या क्या आगे बढ़ा जाए? चलिए ठीक है, लास्ट लास्ट तक आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है भाई, आप देखिए कंडक्टर आप लोग जानते होंगे। कंडक्टर जैसे मान लीजिए ये वायर है, ये कॉपर का वायर है। और कॉपर का वायर में करंट फ्लो करता है भाई, किसका वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन का वजह से। किसका वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन का वजह से। तो कोई भी वायर में करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और वो करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर हम बात करें सोल्यूशन, मान लीजिए आपके पास में NaCl है और आपने इसमें से सॉरी, आपके पास क्या था भाई? पानी था। और आपने इसमें क्या मिला दिया है? NaCl। क्या मिला दिया है बताइए? जब NaCl मिलाएंगे तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा भाई? यहाँ में Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ में क्या हो गया भाई? सोल्यूशन में क्या मिल गया? आयंस। और इसमें अगर आप करंट पास कराएंगे तो यहाँ में देखिए, मान लो एक सोल्यूशन था। सोल्यूशन मतलब शुरुआत में हमारे पास में वाटर था और हमने NaCl मिला दिया, सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन में क्या मिल गया भाई? दो आयंस मिल गए। तो यहाँ में जो करंट फ्लो करता है वो किसका वजह से करता है भाई? फ्री आयंस का वजह से। किसका वजह से? फ्री आयंस का वजह से। आप सोच रहे होंगे कि कोई भी वायर है, जैसे मान लो कॉपर वायर है, उसमें जो करंट फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का वजह से करता है। क्या भाई? सोडियम में भी तो इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सोडियम में इलेक्ट्रॉन होता है 11, लेकिन Na प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। क्या यहाँ में भी इलेक्ट्रॉन है? लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। फ्री कौन है? आयन। तो आयन का वजह से करंट फ्लो करता है। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या इसको भी कंडक्टर बोलेंगे? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसको भी कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन एक कंडक्टर का नाम एक का नाम होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो कंडक्टर फर्दर दो प्रकार का होता है भाई। एक का नाम होता है मेटेलिक मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा का नाम होता है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं। क्या मेरा स्पीड ज्यादा फास्ट है क्या? क्या थोड़ा धीरा करना है? ठीक है। तो देखिए हमारा कंडक्टर दो प्रकार का होता है, एक का नाम है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा का नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखिए मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है किसका वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन का वजह से। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें करंट फ्लो करता है किसका वजह से? फ्री आयंस का वजह से। किसका वजह से भाई? फ्री आयंस का वजह से। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा सॉल्ट सॉल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मालूम है क्या भाई? क्या सॉल्ट सॉल्यूशन ज्यादा गुड कंडक्टर है? किसका वजह से? मूवमेंट ऑफ फ्री आयन। उसके पास फ्री आयंस होता है और फ्री आयन का जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा सोल्यूशन का, उतना ही ज्यादा सोल्यूशन में करंट फ्लो करेगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए तो पहला पॉइंट लिखेंगे, एक साइड में लिखिए मेटेलिक कंडक्टर और एक साइड में लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ, पहला पॉइंट लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या यूज करेंगे भाई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस। नो केमिकल चेंज अकर, नो केमिकल चेंज अकर ड्यू टू करंट फ्लो, नो केमिकल चेंज अकर ड्यू टू करंट फ्लो। ठीक है, इसमें लिखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू करंट फ्लो। देखिए यहाँ में मान लो कॉपर का वायर है और यहाँ में क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इसके अंदर में कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है, इसके अंदर में कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है। मतलब इसके अंदर में जब करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर में कुछ भी रिएक्शन नहीं होती है। किसमें? मेटेलिक कंडक्टर में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है भाई? जैसे मान लीजिए हमारे पास में वाटर था और आपने NaCl को पानी में मिलाया, तो बताइए यहाँ में इस सोल्यूशन में Na+ भी होगा और Cl- भी होगा, होगा कि नहीं होगा? अब आप मुझे बताइए Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? अरे भाई सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तभी ना Na+ बना। अब क्या वो Na+ इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। तुम लोग नहीं समझा भाई। जैसे सोडियम, सोडियम क्या किया भाई? Na+ और एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब Na+ बनाएगा। अगर मैं पूछूं Na+ क्या करेगा तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करता है लॉस करता है? लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब ये सोडियम में आ चुका है, अब ये सोडियम क्या करेगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन लेगा और फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम में। और क्लोरीन क्या करेगा भाई? क्लोरीन क्लोरीन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो कहने का यह मतलब है कि जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब जब करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर में रिएक्शन शुरू हो जाता है। और याद होगा आपको, इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। याद है ना भाई? तो क्या आप देख रहे हैं कि सोडियम का यहाँ में रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है उसमें जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर में रिएक्शन होता है। और रिएक्शन कैसी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन कभी कभी स्पॉन्टेनियस हो जाती है, कभी कभी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जब डिस्चार्ज हो रही होती है बैटरी, क्या हो रही होती है भाई? डिस्चार्ज, तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। और जब उसको चार्जिंग करने लगते हैं तो क्या हो जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कहने का यही मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर में रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन कैसी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? थर्ड पॉइंट लिखिए, मैटर इज नॉट ट्रांसफर्ड ड्यू टू करंट फ्लो। इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखेंगे मैटर इज नॉट ट्रांसफर्ड, नहीं इलेक्ट्रो सॉरी, इसमें मेटेलिक में लिखना है मैटर इज नॉट ट्रांसफर्ड ड्यू टू करंट फ्लो। मैटर इज नॉट ट्रांसफर्ड ड्यू टू करंट फ्लो। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखिए मैटर इज ट्रांसफर्ड, मैटर इज ट्रांसफर्ड in the form of ion, matter is transferred in the form of ion।
अच्छा देखिए यहाँ में क्या बोल रहा है कि मेटेलिक कंडक्टर में मेटर का ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई यहाँ में मान लो हमारा ये यहाँ में इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ में करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ में भाई कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर वायर है, तो यहाँ में ये कॉपर का एटम है, मतलब जब भी करंट फ्लो होगा तो इसका एटम ट्रांसफर नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगा, मतलब मेटर का ट्रांसफर नहीं होता है किसमें, मेटेलिक कंडक्टर में। आप सोच के देखो, अगर मेटर का ट्रांसफर होता तो आप मोटा वायर से घर में वायरिंग कराते हैं, अब मेटर ही ट्रांसफर होने लगेगा तो पतला होते जाएगा, बाद में पता चला 6 महीना में ही खत्म हो गया। समझ पा रहे हैं भाई? तो यहाँ में मेटर का ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब जो वायर जितना मोटा पहले था अभी भी उतना ही मोटा रहेगा, मतलब इसमें मेटर का ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मेटर का ट्रांसफर होता है। जैसे आपने NaCl को डाल दिया तो ये इसका NaCl यहीं में रुकेगा क्या भाई? नहीं, NaCl का मूवमेंट होने लगेगा, NaCl के अंदर में रिएक्शन होने लगेगा, ये भागते रहेगा, इसका मतलब इसमें मेटर का ट्रांसफर होता है। समझ पा रहे हैं भाई? मेटर का ट्रांसफर होता है। लेकिन हमारा किस में मेटर का ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। लेकिन किस में मेटर का ट्रांसफर नहीं होता है? मेटेलिक कंडक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे ओम्स लॉ इज ओबेड। मेटेलिक कंडक्टर में कौन सा लॉ वैलिड होती है भाई? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज ओबेड बट फैराडे लॉ, बट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे but Faraday law of electrolysis is not obeyed. Ohm's law is obeyed but Faraday law of electrolysis is not obeyed. क्लियर है ना? नेक्स्ट इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक में बोथ, लिखिए बोथ ओम्स लॉ एंड Faraday law of electrolysis, both Ohm's law and Faraday law of electrolysis are obeyed. भाई दोनों में तो खास बात ये है कि दोनों में तो एक लॉ वैलिड होती है, वो कौन सी लॉ है भाई? ओम्स लॉ। दोनों में ओम्स लॉ लगता है, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर में फैराडे लॉ वैलिड नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फैराडे लॉ वैलिड होती है। ये क्या होता है फैराडे लॉ, बाद में बताया जाएगा। क्लियर है ना? आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th नंबर वाला पॉइंट लिखिए। देखिए भाई हम लोग क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लिखिए इसमें ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशन, VIB वाइब्रेशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? इसमें लिखेंगे, क्या समझ पा रहे हैं भाई? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ में क्या बोला गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसका रीजन क्या है भाई? वाइब्रेशन का वजह से, बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मेटेलिक में लिख लिए ना भाई, अब इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन मोबालिटी, ड्यू टू इंक्रीज इन मोबालिटी ऑफ आयन, मोबालिटी MOBALIT भाई, मोबालिटी ऑफ आयन। क्लियर है ना भाई? थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहाँ में बोला ना भाई कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ में बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखो भाई हमारा कॉपर का वायर है, किसका वायर है? कॉपर का वायर है। मान लो इसमें कॉपर के एटम है, और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस मॉलिक्यूल में होने लगता है वाइब्रेशन, और इस वाइब्रेशन का वजह से उस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन यहाँ में क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है और आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है NaCl,
Na प्लस और Cl माइनस, बाहर से यहाँ पे अपने घर में आपके पास नमक था, नमक को डाला, और नमक को डालेंगे तो पानी उसको क्या कर देगा, डिसोसिएट कर देगा, तोड़ देगा, किस में, आयंस में। कौन कौन सा आयंस में, Na प्लस Cl माइनस में। अब आप मुझे बताइए, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं भाई, टेम्परेचर। अरे भाई ये दोनों आयन के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप मुझे बताइए दोनों आयन के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा या कम होगा। अरे भाई दोनों का बीच में अट्रैक्शन था, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन टूटेगा ना भाई। अरे भाई जब मान लो दोनों Na प्लस है और Cl माइनस है, दोनों का बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों का बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा। कॉमन सी बात है, बताइए बढ़ेगा कम होगा। अरे भाई कम ना हो जाएगा, पहले दोनों का दोस्ती, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अलग ना कर रहे हैं आप, बेसिकली बॉन्ड तोड़ रहे हैं आप। तो बताइए जब हम लोग क्या करेंगे भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर, तो इंटर, ध्यान से सुनिए, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, मतलब दोनों के आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई का मतलब इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, मतलब दोनों आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अगर बताओ दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया कम, तो आयंस भागेंगे या रुके रहेंगे, भाई अट्रैक्शन है कम तो सोल्यूशन में तो आयंस मूवमेंट करेगा ना भाई। तो मैं बोल सकता हूं क्या, इस आयन की मोबिलिटी क्या होगा भाई, आयंस जब मूव करता है उसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ आयन, क्या बोलते हैं भाई, मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाएगा। अरे भाई ध्यान से सुनिए, मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों के आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। जब अट्रैक्शन होगा कम तो आयंस की मोबिलिटी होगी ज्यादा, और जितना ज्यादा आयंस का मोबिलिटी होता है, सोल्यूशन का कंडक्टेंस, एक नया नाम आ गया भाई, क्या होता है भाई, कंडक्टेंस ज्यादा होता है, और जिसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। अरे भाई देखिए, जिसका अभी हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का उल्टा होता है रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। और कंडक्टेंस किस में, सोल्यूशन में, सोल्यूशन में आयंस भागते हैं, कंडक्टेंस ज्यादा हो जाता है। सोल्यूशन में करंट फ्लो करता है कंडक्टेंस का वजह से। तो आप मुझे बताइए, मान लो ये सोल्यूशन है और इसमें NaCl है, और जितना सोल्यूशन में आयंस भागेगा उतना ही ज्यादा सोल्यूशन का कंडक्टेंस ज्यादा होगा। कंडक्टेंस ज्यादा होने का मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप मुझे बताइए, आपने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है भाई, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो। लेकिन हमारा जो मेटेलिक कंडक्टर है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो देखिए भाई, आपको केमिस्ट्री में जो पढ़ना है, कौन सा कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्योंकि इसमें रिएक्शन होगा, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा, लेकिन इसका अंदर में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। तो जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मेटेलिक कंडक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है, और जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें किसके बारे में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। क्या आप समझ पा रहे हैं, कॉपी करना है कर सकते हैं, मजा नहीं आ रही है ना। मतलब बेसिकली क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगा, मोबिलिटी ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें कोई भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट है पूछ लीजिए। हो गया ना, समझ पे आ रहे हैं भाई, कुछ भी डाउट है शर्म नहीं करना है, पूछ लीजिए, क्योंकि हम एकदम पूरा मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो ये सब छोड़ के आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। केवल आपको थोड़ा विश्वास रखना है, थोड़ा सा शुरुआत में टफ लग सकता है। टफ क्या है भाई, इतना अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, खुद की तारीफ खुद से कर रहा हूँ मैं। चलिए, कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए भाई ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बताइए, देखिए भाई, इस चैप्टर में जो कंडक्टर होगा, कौन सा कंडक्टर, मेटेलिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो याद रखेंगे क्योंकि हमारा केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में जो कंडक्टर होगा वो कौन सा कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ये चैप्टर में, इस चैप्टर को मैं 4 टॉपिक में डिवाइड करूंगा। कितना टॉपिक में, 4 टॉपिक में।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी कॉपी कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से केवल सुनते रहिए भाई। इस चैप्टर को 4 टॉपिक में डिवाइड करेंगे। पहला टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अच्छा आप लोग जानते हैं क्या बैटरी, कोई भी सेल के अंदर में क्या लिक्विड फील होता है क्या भाई? अगर बैटरी देखेंगे ना, बैटरी को तोड़िए देखेंगे तो उसके अंदर में लिक्विड भरा होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? तो कोई भी सेल के अंदर में जो लिक्विड भरा होता है उसी लिक्विड का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। वो कार की बैटरी हो सकती है, इन्वर्टर की बैटरी, किसी की भी बैटरी, बैटरी को तोड़ने से अगर कोई लिक्विड मिलता है उसी लिक्विड का क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन समझ पा रहे हैं? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूंगा, क्या बताइए आप अपने घर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? क्या अपने घर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आंसर होगा हाँ, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम क्या लेंगे भाई? एक सॉल्वेंट लेंगे। क्या लेंगे भाई? सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट हमारा क्या होगा भाई? वाटर होगा। और इस वाटर में या तो हम एसिड मिला देंगे, या तो इस वाटर में हम बेस मिला देंगे, या तो इस वाटर में सॉल्ट मिला देंगे, और जो सोल्यूशन बनेगा वही सोल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जैसे आप घर में गए भाई, नमक मिला और ये नमक नमक को मिला दो, ये सोल्यूशन हो गया, और ये सोल्यूशन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन, क्या आप अपने घर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हमको एक पानी लेना पड़ेगा, उसमें या तो एसिड मिलाना पड़ेगा, या तो बेस मिलाना पड़ेगा, या तो सॉल्ट मिलाना पड़ेगा। तो जो फाइनली सोल्यूशन तैयार होगा, और वही सोल्यूशन का नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में करंट फ्लो करेगा कि नहीं? करेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें आयंस होंगे, और आयंस का वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग कौन सा कंडक्टर बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। क्या क्लियर है भाई? मतलब भाई ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिसमें करंट फ्लो हो सके उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन, क्या हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या घर में प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग क्या लेंगे भाई? अरे भाई देखो, जितने भी बैटरी देखेंगे या तो केसीएल का सोल्यूशन फील्ड होता है, अलग अलग सोल्यूशन, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है। तो भाई अगर हमारे पास में पानी है और NaCl मिल जाए, क्या दोनों को मिला देंगे तो एक सोल्यूशन तैयार होगा, और वो सोल्यूशन किसका होगा? NaCl सोल्यूशन होगा। अरे भाई पानी में तो NaCl मिलाना है, तो क्या बताइए ये इसका क्या नाम हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। और वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भाई? NaCl का। KCl मिला देंगे तो KCl का इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया। MgCl2 मिला देंगे तो MgCl2 का इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया। कहने का यही मतलब है कि हम घर में भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है ना भाई? तो देखिए ये चैप्टर में बेसिकली मैं 4 पार्ट में डिवाइड कराऊंगा। पहला पहला जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। किसके बारे में पढ़ाऊंगा भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल भी किया जा सकता है। क्या क्या मिलाना है पानी में? एसिड, बेस, सॉल्ट। क्लियर है ना भाई? अब ध्यान से सुनेंगे, पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये कम से कम 3-4 दिन तक केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ही चलेगा। दूसरा जो टॉपिक होगी उसका नाम होगा गैल्वेनिक सेल। क्या नाम होगा भाई? गैल्वेनिक सेल। क्या गैल्वेनिक सेल या वोलेटिक सेल, क्या उसमें बैटरी चार्ज हो रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है? डिस्चार्ज हो रही होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी लंबा टॉपिक है। फिर हम लोग थर्ड टॉपिक जो पढ़ेंगे भाई उसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या नाम होगा भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कब? जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रही होती है भाई? केमिकल एनर्जी में। और जो चौथा पॉइंट हमारा होगा वो होगा कमर्शियल सेल के बारे में, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, पेंसिल सेल, ड्राई सेल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर होगा वो 4 टॉपिक में डिवाइड होगा। कितना टॉपिक में? 4 टॉपिक में। पहला कौन है? पहला कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और आप मुझे बताइए, क्या आप लोग घर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको सॉल्वेंट लेना है, मतलब पानी लेना है, और उसमें क्या क्या मिला देना है? एसिड, बेस, सॉल्ट। और उसका वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यहां तक किसी को डाउट नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। हम लोग 4 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट पार्ट क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। देखिए भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नाम सुन के आपको बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत बड़ा लिखा है भाई, इसका मतलब बहुत छोटा है। मतलब कोई भी बैटरी के अंदर में जो लिक्विड फिल किया जाता है उसी लिक्विड का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का ना भाई, तो इसमें 6 डिफिनीशन पढ़ाऊंगा। कितना डिफिनीशन? 6 डिफिनीशन। इसमें हम लोग सबसे पहले कितने डिफिनीशन पढ़ेंगे भाई? 6 डिफिनीशन के 6 डिफिनीशन पढ़ने वाले। समझ पा रहे हैं भाई? पहला जो डिफिनीशन होगा वो होगा रेजिस्टेंस। अच्छा बताइए, ये रेजिस्टेंस
बताइए ये रेजिस्टेंस मेटेलिक कंडक्टर का है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ना कि मेटेलिक का। मेटेलिक का तो ओम्स लॉ आपको पढ़ाया गया होगा, वो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, वायर का रेजिस्टेंस निकालना। क्लियर है ना भाई? तो हम जो ये रेजिस्टेंस लिखे हैं भाई वो किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? ये रेजिस्टेंस का डिफिनेशन ही होता है इट इज ए ऑब्स्टेकल और अपोजिशन टुवर्ड्स करंट फ्लो। यही तो होता है ना भाई, जो करंट को फ्लो करने में क्या करता है भाई? अपोज करता है, उसी को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। लिख लीजिए, इट इज ऑब्स्टेकल, इट इज ऑब्स्टेकल और अपोजिशन opposition towards current flow, opposition towards current flow is called resistance, is called resistance, is called resistance। क्लियर है ना भाई? अच्छा, आप लोग जानते होंगे रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा, क्या भाई? यूनिट, वो क्या होता है भाई? ओम। क्या होता है? ओम। सबको जानता है कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम होता है। दूसरा हम लोग डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं भाई, जो दूसरा हम लोग डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंडक्टेंस। क्या नाम है भाई? कंडक्टेंस। और इस कंडक्टेंस को किससे लिखा जाएगा? जी से। किससे लिखा जाएगा भाई? जी से। भाई कंडक्टेंस क्या होता है? ये रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। लिख लीजिए भाई, रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, reciprocal of resistance, reciprocal of resistance is called conductance। मतलब ध्यान से सुनेंगे, जो कंडक्टेंस होता है वो किसकी वैल्यू क्या होती है भाई? 1/r। क्या होती है भाई? 1/r। क्या होती है? 1/r। अच्छा, अब इसकी हम बात करेंगे, इसकी यूनिट। किसकी बात करा जाएगा भाई? इसकी यूनिट। अच्छा, आप मुझे बताइए आर का यूनिट क्या है? ओम। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओम -1। क्या हो जाएगा भाई? ओम -1, ओम -1। और इसी ओम माइनस को क्या भी बोला जाता है? MHO। क्या बोला जाता है भाई? MHO। या इसी को क्या बोला जाता है? साइमेन। क्या बोला जाता है भाई? साइमेन। SIEMEN सिंबल है, साइमेन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्या अभी तक मैंने 2 डिफिनेशन पढ़ा है? कितना डिफिनेशन? 2। पढ़ना कितना है? 4 और टोटल पढ़ना है कितना? 6। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले रेजिस्टेंस क्या होता है? ये करंट फ्लो करने में अपोज करता है, लेकिन कंडक्टेंस करंट फ्लो करने में मदद कराता है। हेल्प और असिस्टेंट टुवर्ड्स करंट फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये हेल्प करता है, करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है, लेकिन ये क्या करता है भाई? अपोज करता है। तो उसको क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। और जो हेल्प करता है उसको क्या बोला जाता है? कंडक्टेंस। क्लियर है ना भाई? या आप बोल भी सकते हैं रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अगर ये अपोज करेगा तो ये, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं ना भाई? किसी को डाउट नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट लिखे ना आप लोग। थर्ड डिफिनेशन ध्यान दीजिएगा भाई। थर्ड डिफिनेशन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को अगर आपको याद होगा रेजिस्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी। इसको रो से लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब रुक जाएंगे आप लोग, 10 मिनट तक ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसके बाद हमको पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। फिर क्या पढ़ना है? मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो टोटल 6 हो जाएगा डिफिनीशन। तो पहले ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। देखिए भाई, हमारा क्या है, एक मान लो ये हमारे पास में वाटर है और हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाने का मतलब NaCl को मिला दिया, और जैसे ही NaCl को मिलाया तो इसमें 2 रॉड को डीप कर दिया भाई, और 2 इलेक्ट्रोड को डीप कर दिया, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया भाई? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या है भाई? इलेक्ट्रोलाइट। समझ पा रहे हैं? अब मान लो एक का नाम होगा कैथोड, दूसरा का नाम होगा एनोड, एक में होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा में होगा रिडक्शन, और मैंने इसको क्या कर दिया भाई? बैटरी से कनेक्ट कर दिया ताकि करंट फ्लो करे। समझ पा रहे हैं भाई?
हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हमने क्या करा, कैथोड और एनोड की बीच की डिस्टेंस फिक्स, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, एल। कितना है भाई, एल। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, मतलब जो कैथोड और एनोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला गया, एल। क्या बोला गया, एल। ये जो एल है वो क्या है, कैथोड और एनोड के बीच की डिस्टेंस। तो आप लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है भाई, रेजिस्टेंस वो एल का डायरेक्टली होता है। वहां में जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे तो इस एल को बोलते थे लेंथ ऑफ वायर, मतलब जितना वायर बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है भाई, एल। एल तो भाई दो इलेक्ट्रोड का बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। एल क्या है, क्या वो लेंथ ऑफ वायर है, नहीं। लेंथ ऑफ वायर तब बोलेंगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एल क्या है, वो कैथोड और एनोड की बीच की डिस्टेंस एल है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, एल क्या है, लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अच्छा बताइए, और ये कैथोड, मान लो एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, और इस कैथोड और एनोड का कुछ भाई एरिया होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब दोनों आइडेंटिकल है, मतलब जो एरिया कैथोड का होगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया कैथोड का होगा, वही सेम एरिया किसका भी होने वाला है, एनोड का है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली होता है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, अरे ये तो पढ़ा ही है आप लोग। दोनों को कंबाइन किया जाए तो क्या लिखा जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है भाई, रो एल बाई ए। अरे भाई करते नहीं करते हैं, थोड़ा क्यों सो रहे हैं आप लोग, आप लोग सोच रहे हैं मुझे भी नींद आने लगता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा एक्टिव होने से मुझे और एनर्जी मिलता है, तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखेंगे। क्या लिखा है भाई, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्लियर है ना। अच्छा बताइए, रो क्या है, यही रो का नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, उसका मेन डिफिनेशन अभी बाकी है। अच्छा बताओ, या अगर मैं यहाँ से रो लिखूं, क्या लिखूं भाई, रो, तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या भाई, आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा क्या। आर देखो इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा क्या। अरे तुमको डाउट नहीं है ना, ये रो तो निकालना है, ए को क्रॉस करेंगे तो आर ए होगा, और एल को डिवाइड कर देंगे तो आर ए बाई एल हमारा रो हो जाएगा, क्लियर है ना भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं पूछूं एल क्या है, तो आप बोलेंगे एल क्या है, एल है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन किसका किसका बीच का, कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड। मान लो भाई एक कैथोड होगा दूसरा एनोड होगा, और उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो है एल। और बताइए ए क्या है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैथोड एंड एनोड। वहां में आप वायर से रिलेट कर रहे थे, यहाँ में आप कैथोड और इलेक्ट्रोड से रिलेट करेंगे, क्लियर है ना भाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए, अब सब कोई बोर्ड पे ध्यान देंगे, कॉपी नहीं करना है। अच्छा भाई, अगर मैं बोलूं, मान लो इफ ये कैथोड और एनोड, ध्यान से सुनिएगा, कैथोड और एनोड की बीच की डिस्टेंस को मैं फिक्स कर देता हूं 1 सेंटीमीटर। किसमें कितना कर दिया भाई, 1 सेंटीमीटर। मैंने क्या करा, जो कैथोड और एनोड के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको मैंने फिक्स कर दिया, बोल दिया 1 सेंटीमीटर। क्या बोल दिया, 1 सेंटीमीटर। और इनका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है भाई वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या करा कि कैथोड और एनोड के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको फिक्स करके 1 सेंटीमीटर कर दिया, और उनका जो एरिया था, उनका जो कैथोड और एनोड का एरिया था, एरिया का यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है, तो मैंने कितना रख दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। जब ये दोनों कंडीशन को आप यहाँ में डालेंगे, एरिया को भी 1, लेंथ को भी 1, तो क्या बताओ, रो और आर आपस में क्या हो जाएगा, अरे भाई रो और आर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब जब दो, ध्यान से सुनिए, जब कैथोड और एनोड के बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और कैथोड और एनोड का एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वही किसके बराबर होगा, रो के बराबर, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। क्या क्लियर है ना। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या आप लोग को मालूम है वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है। अरे भाई जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है, नहीं मालूम है, मालूम है कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा देखिए इधर, मैंने यही बोला कि एरिया को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम आता है। तुम टेंशन में कोई बात नहीं, बताओ एरिया का आंसर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ क्या ही आने वाला है, बताओ। इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। क्या होता है बताइए, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ।
बताइए लेंथ का, लेंथ कितना है बताइए? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। क्या ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा? क्या उसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी? और क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 ml के बराबर होता है। किसके बराबर? एकदम ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम कितना हो गया भाई? 1 ml। मतलब ध्यान से सुनेंगे, मतलब हम कैथोड और एनोड की बीच की डिस्टेंस फिक्स कर दें, मतलब कैथोड और एनोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर कर दें और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो उससे वॉल्यूम कितना आएगा? 1 ml। कितना वॉल्यूम आएगा? अरे भाई एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम कितना आएगा? 1 ml। मतलब ध्यान से सुनना भाई, उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या आप समझ पाए? मतलब देखो, क्या ये वॉल्यूम, क्या ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था क्या भाई? क्या उसमें मैंने कैथोड और एनोड डाला था? क्या दोनों की लेंथ को मैंने फिक्स कर दिया, एरिया भी फिक्स कर दिया, उससे हमारा वॉल्यूम कितना आया? अरे भाई कितना आया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं 1 ml बोल सकता हूँ क्या? मतलब यहाँ में जो सोल्यूशन है वो कितना है? 1 ml। किसका सोल्यूशन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का है। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वही किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नहीं समझ में आया? अरे भाई देखो ध्यान से सुनेंगे, 1 ml मान लो हमारे पास में, ध्यान से सुनेंगे, नहीं थोड़ा और आपको फील दिला दिया जाए, अभी को भी नहीं कहना, ध्यान दो भाई। एक सोल्यूशन है, कितना है भाई? 500 ml सोल्यूशन है। कितना ml है? 500 ml सोल्यूशन है। और इस 500 ml सोल्यूशन का तुम रेजिस्टेंस मेजर करो। क्या हमारे मेजर करेंगे? तो उसको आर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आर बोला जाएगा। लेकिन तुमने क्या करा, ये 500 ml सोल्यूशन में तुमने 1 ml सोल्यूशन को बाहर निकाला। कितना सोल्यूशन को भाई? 1 ml सोल्यूशन को। और उस 1 ml सोल्यूशन का आर को मेजर किया। किसको मेजर किया? आर मेजर किया। मतलब 1 ml सोल्यूशन का तुमने रेजिस्टेंस निकाला, और जो रेजिस्टेंस आएगा वही किसके बराबर होगा भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब जितना भी ml सोल्यूशन क्यों ना हो, उस सोल्यूशन का रेजिस्टेंस आर होता है, लेकिन उसमें 1 ml सोल्यूशन का अगर रेजिस्टेंस को मेजर किया जाए तो वो आर नहीं, आर किसके बराबर हो जाएगा? रो के बराबर। क्या आप समझ पा रहे भाई? इसलिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसका 1 ml निकालो और उस 1 ml सोल्यूशन का रेजिस्टेंस को मेजर करो, और जो रेजिस्टेंस आएगा उसी को क्या बोल दिया जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोल दिया जाएगा भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिखिए भैया, में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखे थे ना, तो लिखिए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई OFFERED ऑफर्ड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, अरे भाई इसी को क्या बोलते हैं? 1 ml। और 1 ml रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन is called specific resistance, is called specific resistance। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं है ना? क्या ये कॉपी कर लीजिए। अच्छा आप मुझे बताइए, मैं तो एक बात भूल ही गया था। अच्छा इसका यूनिट लिखना है भाई। क्या लिखना है? यूनिट, यूनिट ऑफ रो। बताइए, और जल्दी से बताएंगे। आर का यूनिट ओम, आर का यूनिट। अच्छा एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल का यूनिट सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे में सेंटीमीटर कट जाएगा तो ओम सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा भाई? ओम सेंटीमीटर। अच्छा तुम बोलेगा नहीं हम तो मीटर में लिखेंगे। अरे भाई बैटरी को मीटर में मेजर करेंगे कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर छोटा होता है तो सेंटीमीटर जनरली किस में होगा? सेंटीमीटर में। कोई ओम मीटर लिख देगा तो गलत है क्या? नहीं बिल्कुल गलत नहीं, हो भी सकता है ना, लेकिन बैटरी हमारा छोटा होता है तो जनरली सेंटीमीटर में मेजर करते हैं।
ये देखिए, अब हम लोग का जो फिफ्थ नंबर डिफिनेशन है उसका नाम क्या है? मोलर कंडक्टेंस। क्या नाम है भाई? मोलर कंडक्टेंस। तो इसके पहले क्या था? स्पेसिफिक ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो वहां में आपका कंडक्टेंस था किसका? 1 ml सोल्यूशन का। 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं भाई? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोला जाता है। लेकिन इसके आगे में क्या लगा है बताइए? मोलर। मोलर का मतलब कितना? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का। दोनों में डिफरेंस है भाई। कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। पहले लिखेंगे, थोड़ा सा देखिए, आपको नहीं समझ में आया, लास्ट में समझ में आ जाएगा। देखिए, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय conductance offered by 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte is called molar conductance। उसको किससे डिनोट किया जाता है? लेमडा एम से। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाइए भाई, बस 10 मिनट की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलर कंडक्टेंस क्या है भाई? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इसके पहले वाला डिफिनेशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था। पहले ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो भाई, एक हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। क्या है भाई? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अच्छा बताइए, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसका क्या नाम है? कंडक्टिविटी। क्या नाम है? कंडक्टिविटी। मान लो ये सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन में बताइए, जो यहाँ में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 ml। और 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? बताओ, इसका जो कंडक्टेंस निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा? कंडक्टेंस। वो किसके बराबर होगा? कप्पा, कंडक्टिविटी के बराबर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां में बोला गया ना, हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। क्या मिलाया? इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनिए, तभी आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ में आपने इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व कराया, वो इलेक्ट्रोलाइट था NaCl। कितना भाई? लेकिन तुमने जो इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व कराया उसका 1 मोल लिया। कितना मोल? 1 मोल। और देखो भाई, इसके अंदर में इसका वॉल्यूम चाहे जो कुछ भी हो, इसका वॉल्यूम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जो आप मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो 1 मोल होना चाहिए। कितना मोल? 1 मोल। तो उस सोल्यूशन का कंडक्टेंस को लेमडा एम, मोलर कंडक्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोलर कंडक्टेंस बोला जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यहां में देखिए, इसका मान लो जो कंडक्टेंस होगा, इसका जो कंडक्टेंस होगा, वो कंडक्टेंस किसका बराबर हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस का। क्या इसके लिए वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए भाई? वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तुमने जो मिलाया है इलेक्ट्रोलाइट वो है 1 मोल। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम चाहे जो कुछ भी हो, उस सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो मोलर कंडक्टेंस होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या फिक्स होती थी भाई? वॉल्यूम। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1 ml होना चाहिए। लेकिन क्या मोलर कंडक्टेंस में वॉल्यूम 1 ml होना चाहिए? क्या ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। आप जो मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट वो होना चाहिए 1 मोल। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा, आप देखिए थर्ड केस। देखिए भाई, आप एकदम देखिए, आपने मिलाया NaCl और इसका लिया 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। और यहां में क्या था भाई? 1 ml ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अच्छा, आप मुझे बताइए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व कराया जाता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना भी वॉल्यूम में डिजोल्व कराया जाता है, मान लीजिए यहाँ में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम कुछ भी हो, उस सोल्यूशन का कंडक्टेंस को क्या बोला जाता है? मोलर कंडक्टेंस। अब तुमने वॉल्यूम फिक्स करा, क्या कर दिया? वॉल्यूम फिक्स कर दिया और वॉल्यूम कर दिया 1 ml। कितना कर दिया भाई? 1 ml। ठीक है। अब मुझे बताइए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किया जा रहा है, उसका वजह से जो कंडक्टेंस होगा, क्या उसको मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे? अरे भाई, तुमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व करा रहा है ना, उसका वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे? अरे भाई, रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, क्या उसको मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे? अच्छा बताइए, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? कप्पा। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो क्या मैं यहाँ में बोल सकता हूँ कि मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टेंस बराबर भी हो सकता है? हाँ बोलिए। बहुत फास्ट हो जा, एनर्जी आ जाती। चलिए भाई, धीरे धीरे। मेरा कहने का ये मतलब है, मैं कंट्रोल करता हूँ, वही नहीं आता, फिर स्पीड हो जाता है। कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तीनों केस को समझिए, ठीक है? जैसे मान लो ये हमारे पास में एक सोल्यूशन है
और ये कौन सा सोल्यूशन है भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का वॉल्यूम ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया 1 ml। क्या कर दिया गया? मतलब देखो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसको कापा बोला जाता है, कंडक्टिविटी बोला जाता है। क्लियर है ना भाई? अब आपने क्या क्या कर दिया, मोलर कंडक्टेंस का डिफिनीशन ये था ना कि वॉल्यूम चाहे जो कुछ भी हो, जो हम इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने NaCl इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और उसका 1 मोल कर दिया, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जा रहा है वो 1 मोल होना चाहिए, वॉल्यूम चाहे कितना भी हो। अगर मान लो NaCl को मिला रहे हैं, NaCl कितना है भाई? 1 मोल है, तो ये सोल्यूशन बन जाएगा और उस सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसका नाम हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस। इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं, फिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, वॉल्यूम कुछ भी हो, लेकिन आप जो मिला रहे हैं वो कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो आपने क्या करा, थर्ड केस में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला रहा है, लेकिन और ये जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया गया 1 ml। कितना कर दिया गया भाई? अब मुझे बताइए, क्या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे थे इसका अंदर में, तो जो सोल्यूशन का कंडक्टेंस निकाला जाएगा, मान लो ये सोल्यूशन का कंडक्टेंस निकाला जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि उस सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है। क्लियर है ना भाई? अब मैं बोल सकता हूं हम तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम कितना है? 1 ml। अब मुझे बताइए, क्या इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसमें डिसॉल्व कराया जा रहा है, तो ये सोल्यूशन का, इस सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को ना मोलर कंडक्टेंस बोला जाएगा। क्या ये सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को ना मोलर कंडक्टेंस बोला जाएगा? अच्छा अब मुझे बताइए, आप ये भी तो पढ़े थे कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो तो 1 ही ml है ना भाई। क्या इसका हम लोग अगर इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब इस सोल्यूशन का अगर हम लोग क्या भी निकाले, कंडक्टेंस भी निकाले, मतलब 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस भी निकाले, तो क्या वो कपा का बराबर होगा? मतलब क्या इस केस में लैम्डा m और k दोनों बराबर ही होगा? क्योंकि इस सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व भी है और ये सोल्यूशन का वॉल्यूम भी 1 ml है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्या तीनों केस में आपको समझ में आ रही है क्या? मेरा वीडियो देखना है तो 1.5 करना जरूरी नहीं होगा, ऑटोमेटिक स्पीड होगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? देखो अगर आपका, एक बार और लास्ट में समझा रहा हूं, ठीक है, यहाँ में देखिए, एक बार और ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे, तीनों केस को एक बार मैं समझा दूं, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो बाकी समझ में आ जाएगा। अब देखो पहले डिफिनेशन क्लियर करो, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोला जाता है। क्लियर है ना भाई? ठीक है, और 1 ml सोल्यूशन का रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। क्लियर है ना? यहां तक आपका क्लियर है? अब देखो यहाँ में हमारा वॉल्यूम है और ये 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। क्या है भाई? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस को मेजर करो, इसका क्या निकालना है? कंडक्टेंस। और वो कंडक्टेंस किसके बराबर होगा? कंडक्टिविटी के बराबर होगा। अब आपको क्या करना है भाई, NaCl इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी ले सकते हैं, NaCl, KCl, MgCl2 बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका 1 मोल होना चाहिए। कितना मोल भाई? यहाँ में वॉल्यूम कुछ भी हो, कितना भी लीटर वॉल्यूम क्यों ना हो। क्लियर है ना भाई? तो अगर मान लो NaCl को मिलाएंगे तो क्या ये सोल्यूशन बन जाएगा? क्या ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा? और इस सोल्यूशन का हम निकालेंगे कंडक्टेंस। क्या निकालेंगे भाई? तो उसका नाम हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस। क्या नाम हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है ना भाई? क्योंकि अच्छा बताओ, ये सोल्यूशन में कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है? 1 ही मोल NaCl का। क्लियर है ना? अब थर्ड केस क्या है ना भाई, कि आप तो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, उसका मोल तो 1 मोल है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ना उसको आपने फिक्स कर दिया। अब आपने बोल दिया कि मैं ये जो इसका 1 ml सोल्यूशन फिक्स कर देता हूं। क्लियर है ना भाई? अब बताइए, क्या यहाँ में 1 ml सोल्यूशन है हमारा? क्या है? 1 ml सोल्यूशन है। NaCl को मिलाएंगे तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आप मुझे बताइए, ये NaCl 1 मोल है, तो क्या ये सोल्यूशन का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा? और 1 ml, क्योंकि वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया है, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो क्या इस सोल्यूशन के लिए K और लेमडा m दोनों बराबर होगा? क्या K और लेमडा m दोनों बराबर होगा? क्योंकि 1 ml है तो उसका कंडक्टेंस K भी होगा, और इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भी है तो उसका लेमडा m भी होगा। दोनों वैल्यू बराबर होगी। क्या हमेशा दोनों वैल्यू बराबर होगी? नहीं। क्या हमेशा दोनों वैल्यू बराबर होगी? नहीं। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या हम लोग यहां में थे भाई? अगर मान लीजिए ये कंडक्टिविटी क्या है भाई?
कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन, 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस है। अगर मान लीजिए मैं इसमें 2 ml सोल्यूशन कर दूं, क्या मैं इसमें 2 ml सोल्यूशन कर दूं तो क्या ये इक्वेशन बराबर होगा? नहीं। तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अरे भाई 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस को के बोलेंगे तो 2 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस को 2k बोला जाएगा, और इस सोल्यूशन का कंडक्टेंस तो लैम्डा m होगा। समझे नहीं समझे? और 3 ml सोल्यूशन होगा तो 3k। उसी प्रकार एक फॉर्मूला बना लेंगे हम लोग। देखिए भाई ध्यान से सुनेंगे बस, एक इसके बाद एक और डिफिनेशन ही है। लेमडा m इज इक्वल टू k इंटू वॉल्यूम इन ml, मतलब मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ठीक है, क्या लिखा गया है? ये VML क्या है भाई? वॉल्यूम इन ml। ये क्या है? वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। VML जो लिखा गया इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम इन ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उस सोल्यूशन में कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या आप थोड़ा सा समझिए भाई। देखिए ये जो हमारा, अगर आप यहाँ में 1 ml ले रहे थे तो यही तो वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मान लो 2 कर रहे थे तो ये 2 ml हो जाएगा ना भाई। इस 2 ml में कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम इन ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डेट कंटेन, मतलब इस सोल्यूशन में क्या होना चाहिए भाई? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो अगर हम लोग, क्या आप लोग यहाँ तक तो कॉपी, यहाँ तक तो कुछ कॉपी करने वाली बात भी नहीं थी, है ना? क्या आपको समझ में आ रही है? जैसे ये फॉर्मूला यहाँ से आया कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जिसमें क्या होना चाहिए भाई? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नहीं समझ में आया? किसी को डाउट नहीं है? अच्छा देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ये वॉल्यूम नहीं दिया जाता, नहीं वॉल्यूम नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? उस सोल्यूशन का मोलारिटी दे देता है। क्या दे देता है भाई? अच्छा देखिए अगर मान लो ये आपको क्वेश्चन में ये सोल्यूशन का वॉल्यूम ना दे और बोलेगा इसका मोलारिटी इतना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। तो अगर मान लो मैंने ऐसे एक नंबर मान लिया, मान लो वो सोल्यूशन का मोलारिटी हो गया 0.1 मोल। मोलारिटी का डिफिनेशन तो यही होता है ना, मोल पर लीटर। मान लो वो सोल्यूशन का मोलारिटी दिया है, ऐसा मैंने रैंडम मान लिया, कोई भी नंबर 0.2 मान सकते हैं, 0.5, 10, कुछ भी मान लीजिए। पहले इससे हमको एक कंसेप्ट निकलेगा। इसका मतलब क्या है भाई? मतलब मोलारिटी क्या लिखा है भाई? मोलारिटी कितना है बताइए? 0 पॉइंट, मान लीजिए उसकी मोलारिटी कितना है? मोलारिटी को कैपिटल M से लिखते हैं, आपने ऐसा मान लिया। इसका मतलब क्या है भाई? 0.1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यही तो मतलब होता है ना भाई। और भाई तुम लोग नहीं समझा। अगर मोलारिटी 0.1 है, इसका मतलब क्या होगा? 0.1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, पहले ध्यान दीजिए कॉपी नहीं करेंगे, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या मोलारिटी का मतलब वही होता है ना, मोल डिवाइडेड वॉल्यूम। अगर मोल है इतना, वॉल्यूम है 1, तो डिवाइड करेंगे तो मोलारिटी तो सेम ही आएगा। अच्छा आप मुझे बताइए 1 लीटर सोल्यूशन को क्या मैं 1000 ml लिख सकता हूँ? क्या 1 लीटर मतलब 1000 ml? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? क्या मैं लिख सकता हूँ 1000 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन? समझ पा रहे हैं ना भाई? अच्छा इसका मतलब, अच्छा बताओ क्या ये वो वॉल्यूम है क्या जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है? भाई मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था, मोलर कंडक्टेंस का मतलब वो सोल्यूशन, मतलब जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होना चाहिए ना भाई। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होना चाहिए जिस सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन का कंडक्टेंस को तो मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ में मोल कितना है? 0.1। अगर 0. मोल
0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इतना में है, तो बताओ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना में होगा? बताओ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना में होगा भाई? 1000 डिवाइड बाई 0.1 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या इतना ml सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा? और भाई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना भी लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उसी सोल्यूशन का कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप मुझे बताइए, देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक ही साथ में पूरा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे भाई, यहां तक तो हो गया। अच्छा बताइए, क्या ये वॉल्यूम, ये कौन सा वाला वॉल्यूम था भाई? ये वो वॉल्यूम था जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। क्या ये मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मैं बोल सकता हूँ उस वॉल्यूम का जगह में मैं इतना डाल सकता हूँ क्या? क्या इतना ही ml में हमारा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो क्या ये फॉर्मूला जो हो जाएगा, देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा भाई? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? 1000 डिवाइड बाई 0.1। अरे भाई 0.1 तो मैंने माना था ना, मोलारिटी 0.1 है, तो क्या वो नीचे में मैं मोलारिटी लिख सकता हूं? तो यही हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा देखो, इसकी यूनिट की बात करेंगे। क्या ये जो 100 ml सोल्यूशन है, क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब मैं बात करेंगे इसका यूनिट की। किसकी बात किया जाए भाई? यूनिट। अच्छा बताइए, के का यूनिट तो याद होता है, के का यूनिट साइमन सेंटीमीटर माइनस वन। क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए। साइमन सेंटीमीटर माइनस वन। नीचे में क्या है? मोलारिटी। क्या है बताइए? मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर। लीटर को हटाएंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। सही बात है। क्या सेंटीमीटर क्यों लिख सकता हूँ? अरे भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। क्या मोल पर लीटर को मैं, अच्छा देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर के बराबर होगा कि नहीं? नहीं होगा। कैसे होगा बताइए, कैसे लिखा जा सकता है कि नहीं? 1 ml लिखा जा सकता है। हाँ ठीक है, मतलब फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में जो यूनिट लिखा जा रहा है, मोलरिटी क्या होता है? मोल डिवाइड बाई लीटर। समझ पा रहे हैं ना भाई? लीटर, और लीटर को मोल डिवाइड बाई लीटर, लीटर को जगह में हम लोग ml भी लिख सकते हैं, तभी ना ऊपर में 1000 आया था। समझ पा रहे हैं? और ये सेंटीमीटर को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यूनिट क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर माइनस वन इंटू, बताइए क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? मोल। तो क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टेंशन लेने की बात जरूरत नहीं है। मैंने मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम का यूनिट लिया ml में। किसमें लिया भाई? ml। और 1 ml को 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है, और ये सेंटीमीटर क्यूब जाके ऊपर में क्रॉस हो गया। क्यों? क्योंकि ये 1000 जो वॉल्यूम है वो किसमें है? ml। समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो याद रखना है, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। भाई समझ में आया नहीं आया? जल्दी से एक और डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। अरे भाई ज्यादा टाइम हो गया इसलिए सो पा रहे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से खत्म ही कर लेते हैं। लास्ट लास्ट डिफिनीशन है। क्या हमने 5 डिफिनीशन पढ़ा भाई? क्या ये फॉर्मूला याद रखना है? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। मोलारिटी कभी कभी कंसंट्रेशन भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल डिवाइड बाई मोलारिटी। भी क्या लिखा होता है? मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन या मोलारिटी सेम बात है। क्लियर है ना भाई? चलिए एक लास्ट डिफिनीशन पढ़ते हैं जल्दी से। क्या हम लोग पढ़ रहे थे ना भाई मोलर कंडक्टेंस? अब लिखेंगे नेक्स्ट डिफिनीशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या लिखा जाएगा भाई? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अच्छा बताइए, इसका डिफिनीशन क्या था? जो डिफिनीशन मोलर कंडक्टेंस का था ना, वहां में मोल था, वहां में इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो वहां में क्या था बताइए?
कंडक्टेंस अफर्ड बाई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां में क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस अफर्ड बाई 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिख लीजिए जल्दी से, कंडक्टेंस अफर्ड बाई 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वहां में बताइए उसका फॉर्मूला क्या था, लेमडा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उसमें लेमडा एम इक्वल टू क्या था भाई, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, यही था ना भाई, तो इसका भी फॉर्मूला यही हो जाएगा। लेकिन अच्छा बताइए, जब मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे थे तो ये वॉल्यूम इन एमएल था, ये बताइए वॉल्यूम इन एमएल का मतलब क्या था, इसमें क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था इस वॉल्यूम में, है ना, तो यहाँ में क्या हो जाएगा भाई, ये वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना भाई, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन एमएल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, समझ पा रहे हैं। अच्छा अब देखो, वहां में मोलारिटी आया था ना, तो मान लीजिए यहां में नॉर्मलिटी है 0.1 इक्विवेलेंट डिवाइड बाई लीटर, अच्छा नॉर्मलिटी का डिफिनीशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, होता है ना भाई, तो क्या यहाँ में ऊपर में इक्विवेलेंट नीचे में वॉल्यूम होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, 0.1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन, क्या हो जाएगा बताइए, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को क्या लिखा जा सकता है, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। अरे भाई ये वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दैट कंटेन वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये वो वॉल्यूम है जिसमें एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, क्या आप समझ पा रहे हैं, हाँ ठीक है, वही कहानी वही शुरुआत वाली होगी कि यहाँ में जो हम लोग मिला रहे हैं NaCl, इसका 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना भाई, वहां में 1 मोल था, मतलब मोल को रिप्लेस कर दीजिए इक्विवेलेंट से। अब बताइए ये 100 ml सोल्यूशन में भाई तो 0.1 इक्विवेलेंट है ना, आपको क्या चाहिए, वो वॉल्यूम चाहिए जिसमें एक इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो बताइए 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कितना में प्रेजेंट होगा, 1000 डिवाइड बाई 0.1 ml ऑफ सोल्यूशन, क्या आप समझ पा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी हो जाएगा कॉपी। अब बताइए यहाँ में क्या करेंगे, ये वॉल्यूम का जगह में लिख सकते हैं 1000 डिवाइड बाई 0.1, और 0.1 क्या नॉर्मलिटी है, तो बताइए लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी, समझ पा रहे हैं, वहां में नीचे में क्या होता है मोलारिटी, और यहाँ में क्या होता है बताओ, इसका उसका यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहां में क्या होता है पर इक्विवेलेंट, कॉपी कर लीजिए, और आप लोग कल परसों अब्सेंट हो जाइए, फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक भी दिन अब्सेंट नहीं होना है, मैं एक बार मेरा फर्ज है बता देना। चलिए जल्दी से एक और दोनों का बीच में एक रिलेशन होता है उसको लिखा दूं, ठीक है, हो गया क्या कॉपी, चलिए भाई, तो एक दोनों में रिलेशन है उसको याद करके आइएगा, नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अच्छा बताइए अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं भाई, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, तो क्या आएगा बताओ, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, K इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या था मोलारिटी, मतलब यहाँ में इसका मोलारिटी क्या, इसमें नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी टर्म कट जाएंगे, और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होता था ना भाई, क्या मोलारिटी नॉर्मलिटी को लिख सकता हूँ मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइड बाई मोलारिटी, अरे भाई बोलिए, क्या मोलर कंडक्टेंस और वो जाएगा इधर तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो ये रिलेशन मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर,
मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, मुझे इतना ही पढ़ाना था आज। तो 6 डिफिनीशन, मतलब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब ये 6 डिफिनीशन से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएंगी कल, ठीक है।